ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटी सेकेंड ईयर के लिए, उसका पार्ट 34 सॉल्व करेंगे और ये आज हमारा इसका लास्ट पार्ट होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लोग बार बार कमेंट भी कर रहे थे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि सेकेंड ईयर में आपके टोटल 34 पार्ट बनेंगे, तो आज का हमारा लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, जितना भी आप आज तक मैंने क्वेश्चन करवा रखा है सबका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो मैं बार बार बताता आया हूं, आज लास्ट बार फिर बता देता हूं कि उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसान से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है लास्ट टाइम आज फिर दिखा देता हूं आप लोगों को। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट globalit.org के नाम से मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नया टाइप कुछ इस तरह से ओपन होगा। जो यहाँ ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स नॉर्मली आपको फोन में दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ, उस तरह से उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। आईटीआई कोर्स को चूज कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड नंबर पर फिटर थ्योरी मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस तरह से नया टैब ओपन होगा। नीचे स्लाइड करेंगे, दो ऑप्शन है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से नया टैब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और नीचे को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक न्यू पार्ट 1 से पार्ट 10। ठीक है, हर एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन है, तो टोटल 510 क्वेश्चन हम लोग के होने वाले हैं। लास्ट वाला पार्ट में आपको अपलोड करके दिखाता हूं, सॉरी डाउनलोड करके दिखाता हूं। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया तुरंत का तुरंत। और हम लास्ट में जाते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है, तो यह है हमारा यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन 510। ठीक है, तो टोटल आपको पीडीएफ बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल फोन में आसानी से आप देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अपने। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या। फाउंडेशन बोल्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि किसी मशीन को, कोई जो मशीन होती है जब वो चलती हुई वाइब्रेशन होता है वो अपने स्थान से खिसक जाती है। मतलब मशीन को दृढ़ता से एक जगह पकड़े रखने के लिए रिजिड पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन में फाउंडेशन बोल्ट लगाया जाता है और उस बोल्ट में मशीन के बेस को टाइट कर दिया जाता है, जिससे मशीन एक जगह पे मजबूती से स्थिर रहे। तो जो फाउंडेशन बोल्ट होता है ना, तो फाउंडेशन बोल्ट हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड टाइप। फिक्स्ड टाइप मतलब कि अगर उस बोल्ट को आप फाउंडेशन में से निकालना चाह रहे हो तो आपको फाउंडेशन को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा होता है रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल का मतलब है कि आप बिना फाउंडेशन को तोड़े उसके बोल्ट को, फाउंडेशन बोल्ट को बाहर निकाल सकते हो। तो ये दो चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको इस तरह से वायर लपेटा हुआ टाइप का दिख रहा होगा, तो यह जो फिगर है किसका है, तो यह रॉल बोल्ट का है। और मैंने आपको ये चीजें पहले भी फिगर है दिखा रखा है। रॉल बोल्ट क्या होता है, तो देखिए इसमें लगभग 4 इसमें लचीले क्लैंप होते हैं जो नट को टाइट करने पे वो वेज क्रिया द्वारा फैल जाते हैं और इसको टाइटली पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रॉल बोल्ट हो गया। और देखिए रैग बोल्ट है। रैग बोल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस तरह से इसका डाया नीचे को देखिए बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और इसमें ऐसे खांचे टाइप के कटे हुए, जिससे यह सीमेंट बालू कंक्रीट वगैरह डालने पे यह अच्छे से जाम हो जाता है और बाहर को खींच करके निकलता नहीं। ऐसा नहीं कि मशीन आपने बांध रखा, मशीन पे प्रेशर पड़ा, वाइब्रेशन तो बोल्ट को हिलाया और बोल्ट खींच करके बाहर निकल जाए। इसीलिए इस टाइप से इसमें खांचा बढ़ा देते हैं जिससे कि वो अच्छे से जाम हो जाए। और बेंट बोल्ट मतलब बेल्ट, जो आपको बोल्ट होगा वो मुड़ा हुआ होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे बेंट का मतलब एक बार इधर बेंट हो गया, फिर इधर बेंट हो गया, फिर इधर बेंट हो गया। तो इससे क्या होता है, इसका सीमेंट बालू में के अंदर इसका पकड़ जो मजबूत हो जाता है, जल्दी बाहर नहीं निकलता है। तो यह जो दोनों ऊपर वाले हैं ना, यह दोनों जो ऊपर के हैं ये दोनों फिक्स्ड टाइप वाले। कौन से हैं, फिक्स्ड टाइप का। मतलब अगर इन जो यह दोनों हमारे हैं, अगर इस फाउंडेशन बोल्ट को हम फाउंडेशन में से बाहर निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन को तोड़ना पड़ेगा, तभी निकलेगा। जबकि नीचे के जो दोनों हैं रॉल बोल्ट और कॉटर बोल्ट, यह दोनों जो है हमारे रिमूवेबल टाइप हैं, कि इन्हें हम लोग फाउंडेशन को बिना तोड़े भी निकाल सकते हैं। किस टाइप के, यह रिमूवेबल टाइप के, जिन्हें रिमूव किया जा सकता है, बिना तोड़े निकाला जा सकता है। ठीक है, रॉल बोल्ट आपने देख ही लिया। कॉटर बोल्ट यह हमारा लास्ट में यही है, कॉटर बोल्ट। इसमें भी देख लीजिए कैसे बिना तोड़े हम फाउंडेशन को निकालेंगे। तो कॉटर बोल्ट में हमारा नॉर्मल बोल्ट एक डाल दिया जाता है, बोल्ट के यहाँ लास्ट में खांचा बना होता है, जिसमें देख रहे हैं ये अलग से प्लेट दिख रही होगी आपको, यही कॉटर है। ये जो अलग से प्लेट यहाँ बोल्ट में फंसा दिया गया, यही हमारा क्या है, यही हमारा कॉटर है। इस प्लेट के साथ यह फंसा हुआ है। यह हमारा बोल्ट है। बोल्ट देख रहे हैं, बोल्ट लाइनिंग यहाँ तक है, फिर लाइन यहाँ से अलग शुरू हुई है। ऊपर देख रहे हैं बोल्ट यहाँ तक आया हुआ था और उसके बाद फिर नीचे दिखा रहा है कि यहाँ से गया। वो बीच में ये खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉटर लगा दिया। यहाँ पे बोल्ट में क्या रहा होगा, बोल्ट में खांचा टाइप का कटा हुआ जिसमें कॉटर को फंसा दिया गया है। तो जब तक कॉटर इसमें फंसा दिया गया है, ठीक है, तो अब यह क्या, आप बोल्ट टाइट करेंगे तो अब यहाँ पहले बोल्ट का साइज यही था, वैसे बाहर निकल जाता। कॉटर को हमने फंसा दिया, अभी आके यहाँ टकरा गया, अब इसको बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन अगर हमें इस फाउंडेशन बोल्ट को बाहर निकालना है तो देखिए जब हम इसको फाउंडेशन बना रहे होते, जब ईंट वगैरह से जोड़ करके फाउंडेशन बना रहे होते, तो साइड में पॉकेट, इसको पॉकेट बोला जाता है कि हमने पॉकेट छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है, पॉकेट छोड़ दिया है।
ठीक है, साइड में देख रहे हैं खाली स्थान दिख रहा है, ये सब सीमेंट बालू तो दिख रहा है, पर यहाँ साइड में खाली स्थान है, जहां से हम लोग पॉकेट टाइप का थोड़ा छोड़ दिया जाता है, जहां से हम लोग क्या करेंगे, हाथ डाल के इस कटर को बाहर निकालेंगे, कटर को बाहर निकालेंगे, फिर आपको नॉर्मल बोल पड़ेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो बिना फाउंडेशन को तोड़े हम लोग इस फाउंडेशन बोल को बाहर निकाल सकते हैं, फिर दोबारा लगा सकते हैं। तो हम यहाँ साइड में इसलिए पॉकेट छोड़ा गया होता ताकि हम लोग हाथ डाल के इस कटर को बाहर निकाल ले, बोल्ट हमारा बाहर आ जाएगा। फिर आपको बोल्ट को फिक्स करना, बोल्ट अंदर डालिए और यहाँ से पॉकेट में से फिर आप कटर को इस बोल्ट में फंसा दीजिए, फिर बोल्ट हमारा यहाँ फाउंडेशन बोल्ट हमारा जाम हो जाएगा। तो यह तरीका होता है हमारा रिमूवेबल टाइप वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रोबार का उद्देश्य क्या, देखिए नाम लग रहा है क्रोबार, बट ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। क्रोबार हमारा एक तरह की एक छड़ी ही है। क्या है, एक छड़ी है एक तरह से ना क्रोबार। आपने देखा होगा घरों वगैरह में भी, आपका अगर कोई काम कर रहा होता है, कोई मशीन कोई भारी सामान उठाना है, तो आप लोग क्रोबार नहीं लेकर के, जनरली गांव वगैरह में क्या कोई बड़ा सा लट्ठा या बांस वगैरह, जैसे बांस बोलते हैं, कोई भारी मशीन कोई चीज उठाना है तो बांस वगैरह लेते हैं, उसके नीचे मशीन के लगाते हैं, फिर बांस के पीछे एक ईंट लगा लेते हैं जिससे कि हमारा बैलेंस बन सके, फिर बांस को दबाते हैं और आसानी से मशीन ऊपर को उड़ जाती है। या कोई भारी सामान उठाना है तो बांस वगैरह या फिर कोई लकड़ी लगा करके उसके अंदर फिर दबा करके उठाते हैं। तो वो जो दबा करके उठाया जाता है वो एक तरह से क्रोबार का ही एक रूप है, जो हम लोग अपने साधारण जीवन में यूज कर लेते हैं बांस या लट्ठे के द्वारा। तो वह क्रोबार वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं। क्रोबार का मतलब एक रॉड हो गई, क्रो का मतलब आगे का वो जो सिरा उसको बोल रहा है। ठीक है, तो क्रोबार हमारा दो टाइप का होता है, एक सिंगल एंडेड जैसे कि यह वाला है सिंगल एंडेड, देखिए एक साइड इसमें बेलनाकार आकृति इस तरह से बना हुआ है हाथ से पकड़ने के लिए नॉर्मल, और एक साइड इसका बेंट हुआ भाग है जो कि उठाने के काम आता है। किसी भी मशीन है तो देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि यह कोई मशीन का पार्ट है, तो यह जो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा बेंट वाला इसके अंदर चला जाएगा, फिर हम यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो आसानी से उड़ जाएगा। क्रोबार का यूज इसको उठाने के लिए। या तो एक डबल इंडेड आता है, डबल इंडेड में क्या है कि एक साइड देखिए बेंट था तो इसमें बेंट है, एक साइड बेंट होता है और एक साइड स्ट्रेट होता है। बेंट वाला हिस्सा किस लिए यूज होता है, तो बेंट वाला हिस्सा उठाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको उठाना था, कोई भारी सामान को, भारी मशीन को उठाना हो तो उठाने के लिए हम लोग बेंट वाला हिस्सा यूज करते हैं। जबकि वही अगर मशीन को ढकेलना हो कि आगे खिसक जाए, कोई गोल पाइप है आप उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि बड़ी कंक्रीट की ढाली हुई पाइप है, तो आप क्या करेंगे, उसे आगे ढकेल के ले जाना है। अगर उठाना है तो बेंट वाला हिस्सा, पर आगे चाहते हो कि आप लुढ़कती हुई आगे चली जाए तो उसके लिए फिर सीधा स्ट्रेट वाला हिस्सा। तो जो स्ट्रेट वाला हिस्सा होता है यह किस लिए होता है, ढकेलने के लिए। इसके लिए ढकेलने के लिए, पुश करने के लिए। ठीक है, तो बोला है क्रोबार का उद्देश्य क्या है। देखिए पहला कह रहा है भार उठाने के लिए, लोड निलंबित करने के लिए, भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए, मतलब टू लिफ्ट, उठाए भी और मूव द लोड, लोड को मूव भी करे, आगे भी बढ़ाए। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रोबार दिखाया भी गया है कि ऐसे लगा कर बेंट वाले हिस्से से हम दबा रहे हैं तो ये भार हमारा ऊपर को उठ रहा है। तो ये भार को उठाता भी है, प्लस दूसरा हिस्सा हमारा ये भी दिया है ताकि हम इससे ढकेल करके आगे को बढ़ाएं। मतलब कोई भी सामान जैसे भारी रहता है तो हम लोग उसको धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं। तो आप गांव में क्या करते हो, मैंने बताया जैसा कि बांस या लकड़ी का लट्ठा ले लोगे, उसको वहां जो हमारी मशीन है या जो हमारा भारी सामान है उसके यहाँ लगाओगे, फिर पीछे ईंट लगा करके आप ऐसे दबाओगे तो उठेगा हल्का सा और आगे खिसक जाएगा, उठेगा आगे, इस तरह से हम लोग हल्का हल्का खिसका करके आगे बढ़ा लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ क्रोबार यूज किया जाता है, क्या करते हैं लोग, भार को उठाते हैं और स्थानांतरित करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा भार उठाता है और आगे ढकेलता रहता है। तो यह होता है मतलब भार को उठाना और स्थानांतरित करना, यह दोनों काम होता है क्रोबार का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा ग्राउटिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित, ग्रीज नहीं रहेगा, ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस से अप्रभावित रहता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि देखिए लेड वाला भी हम लोग ग्राउट यूज करते हैं, लेड वाला यूज करते थे स्टीम टरबाइन के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि सीमेंट कंक्रीट वगैरह जो यूज करते हैं उसका ग्राउट यूज करते हैं, ग्राउटिंग वो किस लिए यूज करते हैं, जहां पे कंप्रेसिव लोड पड़ रहा हो। फिर हमने ये भी बात किया था कि सल्फर भी ग्राउटिंग के रूप में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जहां पे तेल वगैरह सूखा हुआ क्षेत्र हो या ग्रीस वगैरह हो, तो ऐसी जगहों पे हम लोग सल्फर वाला यूज करते हैं, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट वाला होता है उस पे तेल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो सही नहीं होता, तेल से प्रभावित होता हो। तो वही चीज पूछा है, कौन सा ग्राउटिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से प्रभावित। देखिए ये लीड ग्राउट है, तो लीड ग्राउट महंगा होता है, क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए इसको जल्दी यूज नहीं करते हैं। इसका यूज स्पेशली हम लोग स्टीम टरबाइन वगैरह के लिए करते हैं। किसके लिए, जब स्टीम टरबाइन वगैरह का जो फाउंडेशन होता है उसके लिए यूज करते हैं, स्टीम टरबाइन के फाउंडेशन में। ठीक है, सल्फर ग्राउट तो यही हमारा यूज किया जाता है, तेल या ग्रीस से प्रभावित रहता है तो इसी को यूज करते हैं। जहां पे तेल सूखा हुआ क्षेत्र हो तो ऐसी जगहों पे, क्योंकि यह उससे प्रभावित रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीमेंट कंक्रीट ग्राउट। देखिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउट कहां, जहां पे कंप्रेसिव लोड लग रहा हो। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स जहां पे सहन करना हो, कंप्रेसिव लोड, वहां पे यूज करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है ज्यामिति परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैनुअल उपलब्ध होते हैं। देखिए जियोमेट्रिकल टेस्ट क्या होता है, तो जब किसी जियोमेट्रिकल टेस्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जियोमेट्रिकल टेस्ट क्या होता है, तो जब किसी मशीन को निष्क्रिय अवस्था में चलाया जाए, जब किसी मशीन को निष्क्रिय अवस्था में चला करके उसका टेस्ट किया जाता है तो उसी को जियोमेट्रिकल टेस्ट कहते हैं। अब बात आएगी निष्क्रिय अवस्था क्या है। निष्क्रिय अवस्था का मतलब है कि जो हमारी मशीन है उस पर कोई भी जॉब नहीं लगाएंगे, हम लोग उसके स्पिंडल को एक उचित गति पर 1 घंटे तक चलाएंगे, मतलब बिना जॉब लगाया हुआ, मशीन पर कोई भी जॉब नहीं लगाया जाए, उसी को निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। कि मशीन पर हम कोई भी जॉब नहीं लगाएंगे, उसको उसके स्पिंडल को एक उचित गति पर लगभग 1 घंटे तक चलाया जाए और उसका टेस्ट किया जाए, तो उसी को बोला जाता है जियोमेट्रिकल टेस्ट। क्या बोला जाता है? जियोमेट्रिकल टेस्ट बोला जाता है, ज्यामिति परीक्षण बोला जाता है। कि हमने मशीन को खाली अवस्था में चलाया 1 घंटे तक, इससे हमें मशीन के ग्रेड एक्यूरेसी वगैरह का पता चलता है कि मशीन की ग्रेड कैसा है, उसका एक्यूरेसी कैसा है। तो खाली अवस्था में जॉब नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल टेस्ट होता है। तो वही बोल रहा है कि जियोमेट्रिकल परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैनुअल उपलब्ध होते हैं। जब हम लोग जियोमेट्रिकल टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कोई जॉब नहीं लगाया जाता है, हम लोग टेस्ट मैनुअल लगा करके उसका परीक्षण करते हैं। तो जो टेस्ट मैनुअल हम लोग लगा करके वहां पे दोनों सेंटरों के बीच में टेस्ट मैनुअल लगा करके हम लोग परीक्षण करते हैं, तो टेस्ट मैनुअल कितने टाइप का होता है? तो हमारा टेस्ट मैनुअल 2 टाइप का होता है। ये चीज भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में। कौन कौन सा होता है? तो 2 प्रकार के टेस्ट मैनुअल होता है। टेस्ट मैनुअल जो है हमारा, ये जो टेस्ट मैनुअल है, टेस्ट मैनुअल 2 टाइप का है। कौन कौन सा? पहला जो है हमारा सॉलिड टाइप, जो कि यह फिगर आपको दिख भी रहा है, सॉलिड टाइप वाला। और दूसरा कौन सा होता है? हॉलो टाइप। तो नीचे वाला सेकेंड जो है हमारा, ये हॉलो टाइप वाला टेस्ट मैनुअल है, हॉलो टाइप। सॉलिड टाइप, हॉलो टाइप 2 होता है। यहां देख रहे हैं अंदर एक खोखला जगह बना हुआ है, तो हॉलो टाइप। नॉर्मल पूरा सॉलिड है तो सॉलिड टाइप। तो यहाँ पे पूछा था कि टेस्ट मैनुअल कितने उपलब्ध होते हैं ज्यामिति परीक्षण के लिए? 2 होते हैं, सॉलिड और हॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामिति परीक्षण क्यों किया जाता है? वही कह रहा है कि व्हाई जियोमेट्रिकल टेस्ट इज कैरिड आउट व्हाइल टेस्टिंग मशीन टूल। कि जब मशीन टूल का परीक्षण करते हैं तो हम लोग ज्यामिट्रिकल, जो हमारा ज्यामिति परीक्षण था, जियोमेट्रिकल टेस्ट था, वो क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा कि भाई हम लोग मशीन टूल का ज्यामिति परीक्षण क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया था ज्यामिति परीक्षण कब किया जाता है, तो कोई नई मशीन को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो नई मशीन हो या किसी मशीन की रिपेयरिंग की गई हो, उसका मरम्मत किया गया, नई मशीन हो या किसी मशीन का मरम्मत हुआ हो, दोनों का जियोमेट्रिकल टेस्ट किया जाता है। जियोमेट्रिकल टेस्ट क्या है मैंने आपको बता दिया कि खाली मतलब बिना जॉब लगाए निष्क्रिय अवस्था में मशीन को चलाया जाता है, मतलब मशीन पर कोई भी जॉब नहीं लगा होता है। हम लोग मशीन के स्पिंडल को एक उचित गति पे 1 घंटा तक लगभग खाली चलाते हैं। कई बार देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसे घुमा के पूछता है कि वह कौन सा परीक्षण कहलाता है जिसमें मशीन को 1 घंटे तक बिना किसी जॉब के चलाया जाता है, खाली चलाया जाता है। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ था? पूछा हुआ था कि वह ज्यामिति मशीन का वह परीक्षण कौन सा परीक्षण कहलाता है जिसमें मशीन को खाली अवस्था में बिना जॉब के, या कह लीजिए निष्क्रिय अवस्था में 1 घंटे तक चलाया जाता है, तो वह हमारा ज्यामिति परीक्षण होता है। तो इससे आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में भी मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए मशीन टूल का परीक्षण करते ज्यामिति परीक्षण क्यों किया जाता है? मैंने आपको बताया इससे हमें मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी का पता चलता है कि मशीन किस ग्रेड की और उसका एक्यूरेसी कितना है। वही पता करने के लिए उसको 1 घंटे तक खाली अवस्था में चलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मनीला और हेम्प। देखिए मनीला और हेम्प, हेम्प जो होता है ना वो सन होता है। सन का नाम सुना होगा आपने, सन की रस्सी, सनई। कई बार सनई की खेती भी होती है, लोग खाद वगैरह बनाने के लिए भी उसको सनई बोलते हैं। और एक और भी होता है, मुझे उसका नाम जाने, ढैंचा वगैरह कुछ इस टाइप से बोला जाता है। तो ढैंचा या सनई होता है, सनई का खेती की जाती है जिससे उसका खाद बनता है, ठीक है। तो उसी के रेशे का रस्सी भी बनाया जाता है, उसी को हम लोग हेम्प कहते हैं। हेम्प रस्सा लिखा हुआ ना, मतलब एक तरह से सन की रस्सी, सनई या फिर सन बोलते हैं ना, सन की रस्सी, सन के रेशे की रस्सी बनती है, उसको हेम्प रस्सा भी कहते हैं। और मनीला जो होता है, तो सन कह लीजिए या केले वाला कह लीजिए, दोनों को बनता है। मनीला का मैंने आपको बताया था, मनीला किस लिए होता है? जब केले के और फाइबर के रेशे का, केले के पेड़ के रेशे का जब रस्सी बनता है तो उसी को हम लोग मनीला कहते हैं। यह सब हल्के लोड के लिए, ये दोनों किसके लिए? हल्के लोड के लिए यूज किए जाते हैं, जहां पे हमें हल्का लोड करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या? जंगली केले के पौधे के फाइबर पूछा ना। मनीला और हेम्प का रस्सा निर्माण में कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया जाता है? तो जंगली केले के पौधे का जो फाइबर होता है, कह लीजिए केले का जो पौधे का रेशा होता है, उसी से बनाया जाता है मनीला और हेम्प। या हेम्प हमारा सनई का भी बनाया जाता है, सन रस्सी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था मनीला वाला आपको। नेक्स्ट पे चलेंगे।
अगला कह रहा है कि गैंट्री क्रेन, सॉरी ये तो ऑप्शन है। अगला कि दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइड, ना दूर स्थान के लिए, कोई बार हमें दूर स्थान पे ले जाना, दूरस्थ स्थान पे ले जाना हो, या फिर कह लीजिए ऑफ साइड, आपके साइड से कहीं दूर, जैसे मान लीजिए आपका वर्कशॉप यहाँ पे है, मान लीजिए आपके घर के नजदीक है, आपके बनारस, मान लीजिए आपका घर है तो बनारस में आपका वर्कशॉप है, और आपको जो है काम करने जाना है, इलाहाबाद जाना है, ठीक है, जिसका नाम अब प्रयागराज रख दिया गया है, तो वहां के लिए ऑफ साइड मतलब दूरस्थ स्थानों के लिए, तो इस टाइप के कामों के लिए आपका जहां भी वर्कशॉप है उससे 50-60 किलोमीटर की दूरी पे हमें कोई काम, कोई लोड ले आना हो, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब भी दूरस्थ स्थान या दूर की बात आती है तो कौन सा होता है? ट्रक माउंटेड क्रेन। क्रेन की बात होती है ना भाई, जब भी किसी कार वगैरह का, गाड़ी का किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, वो वर्कशॉप से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर हो, क्रेन के माध्यम से उसको वहां से निकाला जाता है, फिर उसको वहां से उठा करके वर्कशॉप तक पहुंचाया जाता है। तो दूरस्थ स्थान के लिए, दूर के लिए किसका? ट्रक माउंटेड क्रेन का यूज करते हैं, कि एक ट्रक टाइप का होता है, एक तरह समझ लीजिए छोटी ट्रक होती है जिसपे क्रेन को माउंट कर दिया गया होता है, चढ़ा दिया गया होता है। तो यह फिगर उसी का है, ट्रक माउंटेड क्रेन का। ये पीछे आ भी चुका है, पूछा हुआ था ये कौन सी क्रेन है, फिगर देके पूछा गया था। गैंट्री क्रेन कौन सा है? तो देखिए यह वाला जो है हमारा गैंट्री क्रेन है, इसको मैंने बताया था कि वर्कशॉप से बाहर मैदान में इसको यूज किया जाता है। बाहर क्या होता है मैदान में? रेलवे की तरह ट्रैक बना होता है, उस पर यह व्हील चलता है और हमारा लोड को मूव कराता है, इधर उधर ले जाता है, ठीक है। तो गैंट्री क्रेन होता है। पिलर जीप क्रेन, यह वाली नॉर्मल है, सबसे सिंपल टाइप का पिलर जीप क्रेन, इसमें यह वर्टिकल मास्ट कहलाता है, इसको जो है ओरिजेंटल बूम बोलते हैं, और इसमें लोड को चारों दिशाओं में दिया जा सकता है, और जो लोड होता है वो हॉरिजेंटली, क्योंकि इस पे लेकर के आप चारों दिशाओं में घुमाओगे तो हॉरिजेंटल घूमेगा ना, कैसे? हॉरिजेंटल, तो लोड को हॉरिजेंटल मूव कराने के लिए जीप क्रेन यूज किया जाता है। ट्रेवलिंग क्रेन क्या है? तो दीवार पे लगाई जाती है, यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह ट्रेवलिंग क्रेन का है। यह हमारे दीवार के ऊपर लगाया जाता है, मतलब दीवार के ऊपर ही हिस्से में लगाया जाता है। कभी कभी छत पे ट्रैक वगैरह होता है तो उस पर भी हम लोग इसका लगाते हैं, यह भारी भार को उठा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। इसका हो गया, इसका नहीं हुआ, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी। देखिए इसको तो मैं टिक नहीं किया मैंने ना, कि दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड के लिए ट्रक माउंटेड क्रेन। अगला है फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या? देखिए इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम पूछ रहा है, और पीछे ये दिखा करके मैंने आपको बता रखा है, रॉल बोल्ट, बेंट बोल्ट और रैग बोल्ट, तीनों हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, ठीक है। ये कौन सा है? रैग बोल्ट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको दिखाया था। आई बोल्ट कौन सा है? तो देखिए ये आंख के जैसा बना हुआ है। आई बोल्ट तो बिल्कुल आसान है, बोल्ट को हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं नीचे किसी में, और इसमें एक रॉड डाल दी जाती है, जो होल है ना, इस होल के अंदर क्या होगा? एक रॉड डाल दी जाएगी। अब इसको आप सीमेंट बालू कंक्रीट भर देंगे तो बोल्ट नीचे अच्छे से जाम हो जाएगा, जिससे अब बाहर नहीं निकलेगा। यह भी हमारा एक तरह का आई बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। और रॉल बोल्ट, तो देखिए रॉल बोल्ट कौन सा है? रॉल बोल्ट हमारा यहाँ पे है, मैंने बताया था रॉल बोल्ट हमारा रिमूवेबल टाइप में आता है, जबकि बाकी जो है रैग बोल्ट, आई बोल्ट, बेंट, भाई रैग बोल्ट, आई बोल्ट और यह जो बेंट वाला, यह तीनों किस में आएंगे? यह तीनों फिक्स्ड वाले में आएंगे। जो रॉल बोल्ट है सिर्फ यह रिमूवल वाले में है, ठीक है, रिमूवेबल वाले में ना। बाकी यह जो पहला है रैग बोल्ट, आई बोल्ट और बेंट बोल्ट, तीनों किसमें है? फिक्स्ड टाइप वाले में है। यह देख लीजिए आपका बेंट बोल्ट का, भाई हमारा बोल्ट कैसा बेंट हुआ है, तो बेंट बोल्ट। अगला क्वेश्चन है स्पिरिट लेवल के कर्व्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? यह भी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन हम लोग बार बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए एक तो फायदा हो रहा है कि मैं आपको चीजें पहले ही बता दे रहा हूं, दूसरा फायदा क्या हो रहा है कि उसको मैं फिर बता दे रहा हूं जब दोबारा वो क्वेश्चन में आ रहा है। तो इस तरह से आपको तो एक तो पहले ही उसके बारे में पूरा डिटेल पता चल गया, दोबारा जब उसके बारे में पता चला तो एक तरह से आपको रिवाइज हो जा रहा है, और एक बार वो और आपके माइंड में हिट कर जा रहा होगा, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहां बात करता है स्पिरिट लेवल के लिए। लेवल का काम होता है लेवलिंग करना, मशीन को बेस के एकदम हॉरिजॉन्टली रखना, लेवल करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था ये सिंपल टाइप वाला स्पिरिट लेवल है। इसमें क्या होता है, एक कर्व्ड ग्लास रहता है, ग्लास ट्यूब होता है। क्या होता है? कर्व मतलब इस तरह से मुड़ा हुआ ग्लास ट्यूब रहता है, जिसको हम लोग वायल भी कहते हैं। इस कर्व ग्लास ट्यूब को हम लोग क्या वायल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायल। ये मैंने आपको बताया था, वायल, VIAL, वायल बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है? तो मैंने बताया था इसमें आपको कि इसमें जो भरा होता है वह दो चीजें होती है, एक होता है स्प्रिट या इंडस्ट्रियल एल्कोहल कह लीजिए, और दूसरा होता है एक वायु का बुलबुला। दोनों पे गुरुत्व बल समान रूप से काम करता है। इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है? दो चीजें, एक तो भरा हुआ है आपका स्प्रिट, इंडस्ट्रियल एल्कोहल कह लीजिए, या तो मैंने बताया था पहले कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल, या फिर कह लीजिए स्प्रिट रहता है इसमें,
स्प्रिट मैंने बताया था कि जो डॉक्टर वगैरह जब चोट लगती है तो उसको आपके ब्लू कलर का थोड़ा दिखता है, उसको आपके चोट को लगा करके धोते हैं और ठंडा महसूस होता है, वही स्प्रिट होता है, उसी को इंडस्ट्रियल एल्कोहल कहा जाता है। और दूसरा चीज इसमें क्या होता है, वायु का बुलबुला होता है, दो चीजें होती हैं, और एक वायु का बुलबुला होता है। दोनों पे समान रूप से गुरुत्व बल काम करता है, लेकिन इन दोनों में इंडस्ट्रियल एल्कोहल का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए यह ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाता है, और वायु का बुलबुला का घनत्व कम होता है, इसलिए हमेशा ट्यूब में ऊपर की तरफ रहता है। देखिए वायु का बुलबुला कहां रहेगा, हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि दोनों पे समान गुरुत्व बल काम कर रहा है, उसका ऊपर की तरफ रहता है। और ट्यूब में इस हिसाब से इस ट्यूब को बनाया जाता है कि वो जब भी हमारी ट्यूब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे तो यह हमारा वायु का बुलबुला ऊपर की तरफ बिल्कुल सेंटर में रहेगा। और जब भी अगर हम इसको किसी मशीन के बेस पे रखते हैं और अगर वायु का बुलबुला सेंटर में ना आकर के बाएं दाएं जाता है तो इसका मतलब मशीन का जो बेस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, फिर उसको हम उस हिसाब से काम करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल में आ जाए। ठीक है, तो क्या अंदर भरा होता है, ये पूछा भी था ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है, तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल या स्प्रिट भरा होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किया जाता है। जैसे कोई भी मशीन है, कोई उपकरण है, कोई इक्विपमेंट है, तो उसमें देखिए लिफ्टिंग पॉकेट का मतलब क्या है कि जब उसका बेस बनाया जा रहा होता है ना, तो बेस में ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है इस तरह से, या क्या स्लॉट टाइप का पूरा आर पार छोड़ दिया जाता है, बेस में नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लॉट टाइप का पूरा जगह छोड़ दिया जाता है, तो वही पूछ रहा है, इसी को हम लोग लिफ्टिंग पॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिफ्टिंग पॉकेट। मतलब पॉकेट का मतलब खाली स्थान, जैसे हमने उसमें भी फाउंडेशन बोल्ट में भी देखा था ना, साइड में खाली स्थान कॉटर बोल्ट में छोड़ा गया था कि पॉकेट छोड़ा गया था, जिससे हाथ डाल करके कॉटर को निकाल के बोल्ट को निकाला जा सके, तो जो खाली स्थान छोड़ते हैं उसको पॉकेट कहते हैं। यहाँ लिफ्टिंग पॉकेट कह रहा है, मतलब ये पॉकेट छोड़ा गया, लेकिन किस लिए छोड़ा गया है, लिफ्टिंग के लिए। लिफ्टिंग का मतलब उठाने के लिए। किससे उठाएंगे, क्रोबार से उठाएंगे। किससे उठाएंगे, क्रोबार से उठाएंगे, तो वही ऑप्शन देखिए सी, यहाँ पे उठाने के लिए लिफ्टिंग पॉकेट छोड़ा गया है। किसके लिए, यहाँ नाम में लिखा है पॉकेट के साथ क्या लिफ्टिंग है, ये क्वेश्चन में आंसर खुद बता दे रहा कि भाई पॉकेट से, पॉकेट क्यों है, लिफ्टिंग पॉकेट से, मतलब लिफ्टिंग का मतलब उठाने के लिए पॉकेट दिया गया है, खाली स्थान दिया गया। किसके द्वारा उठाया जाएगा, क्रोबार के द्वारा। तो उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए, क्योंकि भाई क्रोबार को, जो क्रोबार है हमारे एक नॉर्मल रॉड ही तो है, इस तरह से हमारे क्या है, क्रोबार है। तो अब इसको यहां अगर बेस में जगह नहीं होगा, जमीन पे रख देंगे पूरा, तो क्रोबार को उसके अंदर ले जाने में, डालने में दिक्कत होगा ना भाई, इसका हिस्सा आगे जाएगा तभी तो उठाएगा, तो इसीलिए इसमें पॉकेट छोड़ दिया जाए कि ये क्रोबार आसानी से इसके अंदर चला जाए, फिर आप दबाएंगे तो आसानी से मशीन हमारी उठ जाएगी। कई जगहों पे जहां पे लिफ्टिंग पॉकेट नहीं दिया गया था, तो वहां पे स्टील का वेज, मतलब स्टील के ऐसे स्क्वायर टाइप के हमारे या आयताकार टाइप के ऐसे टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों को क्या किया जाता है, किसी तरह हल्का सा उठा करके हमेशा मशीन जो बेस उसके नीचे रखते हैं। तो जब यह स्टील का वेज या टुकड़ा इसके नीचे रहेगा तो मशीन का बेस थोड़ा उठा रहेगा, तो क्रोबार को उसके अंदर लगाने में आसानी होगा। और इसीलिए जो भारी मशीन होती है तो उसमें स्टील का वेज का टुकड़ा लगाने में दिक्कत होती है, इसलिए उसमें पहले से ही लिफ्टिंग पॉकेट दे देता है कि आसानी से क्रोबार को लगाया जा सके उठाने के लिए उसको। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए। स्टील वेज तो तब यूज करते हैं जब लिफ्टिंग पॉकेट नहीं दिया हो मशीन में, तब इसको उठा करके नीचे लिफ्टिंग स्टील का वेज लगाया जाता है, जिससे क्रोबार को लगाने में आसानी हो। अगला कह रहा है उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है। देखिए यह एक भारी मशीन है, इसके नीचे रोलर्स, रोलर्स का मतलब है हमारे माइल्ड स्टील की पाइप होती है या रोलर होते हैं। क्या होता है, माइल्ड स्टील, उचित लंबाई का रहता है, माइल्ड स्टील का पाइप या रोलर होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील का पाइप या रोलर होता है। तो ये क्या, उपकरण के रोलर, उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या। तो देखिए ये हमारा एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है, इसके नीचे देख रहे हैं कई सारे 3-4 रोलर है, 1 2 3 4 5 रोलर है, और एक रोलर बाहर निकल गया, तो ऐसे 4-6 रोलर हो गए टोटल ना। 4-5 रोलर इसी तरह रहते हैं, 1 2 3 4 5 और एक बाहर देखिए दिखाया गया। तो मशीन के बेस में इसी तरह उचित लंबाई का मतलब लंबाई इस हिसाब से रहे कि इसके आर पार निकल जाए, तो इस टाइप से एक उचित लंबाई का हम लोग माइल्ड स्टील का रोलर लेते हैं या पाइप लेते हैं, उसको हम लोग इसके नीचे लगा देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे लिफ्टिंग पॉकेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे जगह बना हुआ है। अब क्रोबार लगा करके जब हम इसको दबाएंगे तो मशीन इस पे, भाई नीचे रोलर लगा हुआ तो मशीन को आगे खिसकने में आसानी होगा। अगर रोलर नहीं होता तो भाई भारी मशीन है, उसको दबा करके खिसकाना जमीन पे बड़ा मुश्किल काम होता, पर मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो हम लोग लिफ्टिंग पॉकेट में क्रोबार लगा के दबाएंगे, मशीन थोड़ी उठ जाएगी, आराम से इसके नीचे रोलर डाल देंगे। 5-6 रोलर हमने डाल दिया। अब जो इसका बेंड के अलावा जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है क्रोबार का, स्ट्रेट वाले हिस्से की तरफ जब हम लगा के दबाना शुरू करेंगे तो मशीन को ढकेलेगा। जब मशीन को ढकेलेगा तो चूंकि मशीन के नीचे हमारा क्रोबार लगा हुआ है तो आसानी से वह
सॉरी मशीन के नीचे हमारा रोलर लगा हुआ है, तो जब क्रोबार से ढकेलेंगे तो आसानी से मशीन आगे बढ़ती जाएगी, मतलब मशीन को ढकेल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे जाएगी तो कुछ जो नीचे हमारे रोलर लगे हुए हैं, तो मशीन आगे बढ़ेगी तो रोलर बाहर निकल जाएगा, जैसे ही बाहर निकलेगा फिर दोबारा जितने रोलर आगे से मतलब पीछे से बाहर निकलते जाएंगे वो रोलर को दोबारा आगे रखते जाएंगे, बाहर निकलता जाएगा आगे रखते जाएंगे, तो इस तरह से मशीन को हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये रोलर क्या करता है, रोलर जो होता है हमारा आसानी से स्थानांतरित करने में मदद करता है, मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने में रोलर मदद करता है, नीचे रहता है, जिससे मशीन आराम से उस पर रोल करते हुए आगे बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू मूव इजिली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे लेंगे, सीधे किनारे के उद्देश्य क्या, स्ट्रेट एज, यहाँ पे देखिए दिखाया गया, स्ट्रेट एज भी हमारे स्टील के जनरली बने होते हैं, और यह जो होता है हमारा ना उसी का उद्देश्य पूछा, स्ट्रेट एज का मतलब इसके किनारे एकदम सीधे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज भी दिखाया गया, ये देखिए नीचे स्ट्रेट एज है और उस पर यह हैंडल लगाया गया है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट एज है। या नीचे वाला दिख रहा है ना, बिल्कुल प्लेन है, आयताकार आकृति का, उस पर यह हैंडल लगा हुआ है, और यह हमारी जॉब है एक तरह से जिसको वह चेक कर रहा है स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज क्या करता है, इस जॉब के किनारे बिल्कुल सीधे आने, अगर स्ट्रेट एज बिल्कुल सीधा और समतल बनाया जाता है, स्ट्रेट एज 2 या 3 मीटर की लंबाई में जनरली मिलते हैं, ये जो स्ट्रेट एज होते हैं 2 या 3 मीटर की लंबाई में मिलते हैं और बिल्कुल सीधे बनाए जाते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो इनको जो है अगर इनके किनारे को इस जॉब के किनारे से मैच कराया जाए, अगर दोनों किनारे बिल्कुल सीधा मैच करे तो ठीक है, अगर मान लीजिए किनारा मैच नहीं कर रहा है, कहीं कम ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि आपका स्ट्रेट एज का किनारा खराब है, इसका मतलब जो आपका जॉब है उसका किनारा सीधा नहीं है। तो स्ट्रेट एज का यूज हम लोग जॉब के किनारे के सीधापन को चेक करने के लिए, स्ट्रेटनेस को, सीधापन को या फ्लैटनेस को, समतलपन को चेक करने के लिए स्ट्रेट एज यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए टेस्टिंग पैरेललिज्म, पैरेलल को नहीं चेक करता है, टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, हाँ ये सही है, सीधेपन को, ठीक है, सीधेपन को या जो है टेस्ट करता है, या फिर कह लीजिए स्ट्रेटनेस को या समतलता को चेक करता है, फ्लैटनेस को, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस को चेक करता है या फ्लैटनेस को भी चेक करता है, दोनों चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक स्पिरिट लेवल आपको दिख रहा होगा, इसका भी बात पहले हो चुका, हमने बताया था कि ब्लॉक स्पिरिट लेवल कहां यूज किया जाता है, इसके पहले भी हम लोगों ने सिंपल वाला देखा था। ब्लॉक स्पिरिट लेवल यूज किया जाता है जहां पे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को चेक करना हो, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को लेवल को चेक करना होता है, वहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल दोनों को चेक करने के लिए, जहां पे पूछे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल को चेक करने के लिए वहां पे क्या आ जाता है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। ठीक है, यह पूछ रहा है यह किस मटेरियल का बना होता है, जो इसका ब्लॉक बना हुआ है किस मटेरियल का बना होता है, तो वह बनता है हमारा स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या स्टील का, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या स्टील का बनाया जाता है हमारा ब्लॉक स्पिरिट लेवल। ऑप्शन डी यहां पे देखिए सही हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, नींव के लिए मतलब फाउंडेशन के लिए, जो फाउंडेशन बनाया जाता है उसके लिए जो सीमेंट होता है, रेत होता है और पत्थर मतलब कंक्रीट, पत्थर के कंक्रीट, एक तरह से आप गिट्टी समझ सकते हैं। घरों में आपके जब बनते हैं पिलर वगैरह तो आप क्या करते हो, वहां पे भाई सीमेंट चाहिए होता है, बालू चाहिए होता है और गिट्टी आप जिसे बोलते हो, कंक्रीट, गिट्टी, पत्थर के। ठीक है, तो वही ये कह रहा है, जो सीमेंट होता है, जो रेत होता है और जो गिट्टी होती है हमारी, कह लीजिए पत्थर के कंक्रीट या गिट्टी कह लीजिए, ठीक है, 3 चीजें होती है, तो उनके मिक्सर का अनुपात क्या होता है। अगर आप फाउंडेशन बना रहे हो, कहीं पे फाउंडेशन बना रहे हो मशीन के लिए, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो उनका अनुपात क्या रहा होगा, क्या रहेगा। तो एक चीज तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, आप घरों में भी देखे होंगे, कभी भी सीमेंट बालू गिट्टी मिलाया जाता है तो सबसे कम मात्रा किसकी होती है, सीमेंट की, और सबकी अपेक्षा बालू गिट्टी की अपेक्षा हमेशा कम मात्रा किसकी रहेगी, सीमेंट की मात्रा कम रहेगी, किसकी, सीमेंट की। तो वही यहाँ पे देखिए सीमेंट दे रखा है, फिर दिया है रेत और पत्थर, तो यह जो मिलाए जाएंगे 1 संबंधी 2 संबंधी 4 के अनुपात में, मतलब 1 अनुपात, अगर 1 मान लीजिए आपको क्या, आपने 1 तसला लगभग सीमेंट ले रखा है, ठीक है, तो 2 तसला रेत रहेगा और 4 तसला आपका पत्थर के कंक्रीट रहेंगे, ये चीजें कहना चाह रहा। या कह लीजिए कि अगर 1 बोरी आपने सीमेंट ले लिया तो 1 बोरी सीमेंट में 2 बोरी रेत और 4 बोरी कंक्रीट, किसके लिए, फाउंडेशन के लिए। हर एक चीज के लिए अलग अलग रेशियो मिलाया जाता है, छत की ढलाई के लिए, पिलर के लिए सब अलग होता है, पर हम यहाँ बात करें किसके लिए, फाउंडेशन जब हमें बनाना, नींव जब बनानी है, ठीक है,
फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन के लिए जो होता है, एक बोरी अगर मान लीजिए सीमेंट है आपका तो 2 बोरी रेत होना चाहिए और 4 बोरी पत्थर के कंक्रीट होनी चाहिए। तो ये 1 संबंधित 2 संबंधित 4 के अनुपात में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 संबंधित 2 संबंधित 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्ट्रेट एज की मदद से हम लोग किसी चीज के सीधेपन को, उसके एज के किनारे को चेक करते हैं, स्ट्रेटनेस को चेक करते हैं या फिर फ्लैटनेस को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको भाई। देखिए यहाँ पे ना, टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्ट्रेटनेस का परीक्षण करना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। और आपके सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन मैं आपको जो सीरीज करवा रहा था, उस सीरीज का भी यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हमारा ये सारा जो सफर चल रहा था आज तक, और आप लोग बार बार कमेंट करते थे सर एग्जाम तक पूरा होगा नहीं होगा, अभी कितने क्वेश्चन रह गए हैं, कितने पार्ट रह गए हैं। तो आज देखिए आपकी ये चीजें कंप्लीट हो गई, और यहाँ से अब आप लोगों को क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे चीजें ड्रॉप कर देनी है। अब आप तक अगर आपने स्टार्टिंग से पार्ट 1 से पार्ट 34 तक अगर आपने बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैं पढ़ाते गया हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको एग्जाम में अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये 34 वाला देखने के बाद अब आप बंद कर दो। जब तक एग्जाम नहीं होता है ना, वीडियोज को अब आप रिवाइज करना शुरू कीजिए। रिवाइज करने का मतलब अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो अब आपको क्या करना है, वीडियोज की स्पीड को बढ़ा लीजिए और उन्हें फटाफट दोबारा तिबारा जितना बड़ा टाइम मिला उसे देखते रहिए, उससे आपका रिवाइज होगा और कोई आपका नुकसान वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर अभी भी नहीं देखा तो अभी भी आपके पास समय है, पहले स्टार्टिंग से जैसे पार्ट 1 से पार्ट 34 तक आप लगातार देख लोगे ना, जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन वगैरह थोड़े बहुत अगर किसी वजह से बदल जाए या कुछ हो, तब भी मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, सारी चीजें बिल्कुल टॉपिक वाइज फिगर के साथ पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था सिर्फ उसके बारे में पढ़ा। हमने 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ा, उसके पढ़ने के चक्कर में लगभग हर एक चैप्टर का हम लोग अच्छे से तैयार करते गए हैं। तो अगर क्वेश्चन भी बदलेगा तो भाई सिलेबस नहीं बदलेगा ना, सिलेबस बदल ही नहीं सकता, बदलेगा तो क्वेश्चन बदलेगा। अगर किसी वजह से कुछ क्वेश्चन चेंज भी होते हैं तो उसको भी आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। कब, जब आपने पार्ट 1 से पार्ट 34 तक सभी वीडियोज को जैसे मैंने बताया है, आंसर एबीसीडी ना करते हुए बिल्कुल उस तरह से डिटेल में देखा होगा तब। तो आज के लिए इतना ही, और आपको परीक्षा के लिए, आप लोगों की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया, फिर से इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।